कुछ लोग कहते हैं नेक्स्ट राइट मूवमेंट, इस तरह कुछ मेंबर्स थे, तीसरा तितलवाड़ थी, इस तरह कुछ मेंबर्स इसमें थे। तो सरकार कहना इस तरह कोई बैठक को मतलब नहीं है, तो इसलिए इसकी बैठक वगैरह नहीं हुई। 2013 के बाद कोई बैठक नहीं हुई अभी तक, 10 साल हो गए। चलिए आगे बढ़े। हो जाएगा क्या दिक्कत है? तो एक दूसरा इसी तरह संस्था बनी हुई है NFCH, ये कम्युनल हार्मनी के लिए नेशनल फाउंडेशन। इसमें मेनली दंगा प्रभावित क्षेत्र के जो बच्चे वगैरह अनाथ हो जाते हैं या जिनके पास कोई परिवार में आय का कोई स्रोत नहीं है, उनके लिए है संस्था बनी हुई थी। लेकिन ये संस्था भी एक तरह से डिफंक्ट पड़ी हुई है। और चलिए आगे बढ़ें। वही चीज इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन इसका ये था, आगे बढ़ें। फिनेंशियल असिस्टेंस तो चाइल्ड विक्टिम, मेन यही था उनका कि जो बच्चे दंगे में अनाथ हो जाते हैं या उनके पेरेंट्स के पास, जैसे उनके दोनों पेरेंट्स के हाथ कट गए, तो आय का कोई स्रोत नहीं है, गरीब हैं, मेहनत भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बनाया गया था। तो अभी मान लीजिए अभी कोई इसका, इनका कहना है कि दंगे हो ही रहे हैं तो क्या जरूरत है। अरे छोड़ दो चाय वगैरह। चलिए आगे बढ़े। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए काम करने का स्कॉलरशिप वगैरह देते थे इन लोग। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़िए। तो NFCH जो था वो ये भी संस्था NIC के तहत ही है, के तरह ही है। ये भी एक तरह से डिफंक्ट हो गया है, कोई ज़्यादा इसमें एक्टिविटीज हो नहीं रही है। और जो इसका मेन काम था वो दंगा प्रभावित क्षेत्र में या बाढ़ वगैरह में जो अनाथ हो जाते हैं बच्चे या जो परिवार संकटग्रस्त आ जाते हैं, उनकी रिलीफ के लिए था। तो ऐसा अभी ये संस्था कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं है। सरकार का कहना है कि हमारे पास दूसरे फंड है, उससे उनका केयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री केयर फंड है और दूसरे फंड हैं और दूसरे योजनाओं में हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं, उससे हमको मदद करते हैं। अलग से इस तरह के कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ये महत्वपूर्ण है, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन महत्वपूर्ण है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी बहुत पैसे हैं, उनके पास क्या दिक्कत है सेंट्रल गवर्नमेंट करने का। उनका ये कहना है, तरह तरह के अप्रोचेज होते हैं। ऐसा नहीं कि जरूरत पड़ने पे से काम भी होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा 100% बंद हो गया है। फंड रहता है, दिए भी जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, आप लोग 2005 में बहुत छोटे होंगे, 20 साल हो गया। तो 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था और उसमें बहुत ही पूरे देश में बहुत हलचल हुई थी कि सूचना का अधिकार हम आम जनता को दे रहे हैं। और उसमें विश्व में बहुत कम लोगों कंट्री के पास इस तरह का एक्ट था। इसमें यह था कि सरकारी कार्यालय में या वैसे किसी भी कार्यालय में जहां सरकार का पैसा लगा हुआ है कुछ हद तक, उसमें कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक्ट था, है, चल ही रहा है। लोग सूचना का अधिकार का उपयोग करके बहुत से हमारे देश में बड़े बड़े करप्शन से उजागर हुए हैं। और एक डर तो बना ही है सरकारी कर्मचारी अधिकारियों में कि अगर हम गलत काम करेंगे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में कोई भी हमारे फाइल की नकल ले सकता है, हमारे जो भी काम हम कर रहे हैं उसकी नकल ले सकता है। तो
और एक ऑफिस सिस्टम में एक अच्छी मजबूती आई है सही काम करने के प्रति। यह बात अलग है जो करप्ट लोग हैं वो गलत काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और पेपर फाइल बहुत मजबूत बनाते हैं और पता ही नहीं चलता है कि कहाँ करप्शन हुआ है। तो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसी के तहत 2005 में जब आरटीआई एक्ट पास हुआ, जब एक्ट बना और लागू हुआ तो ये शुरू हुआ। इसका ऑफिस दिल्ली में है, सेंट्रल ऑफिस जेएनयू जहाँ पर है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, उसी के आसपास मुनैरका में इसका ऑफिस है। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है तो पढ़े बता, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ा रहे हैं, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चलिए आगे बढ़ें। अभी जो सीआईसी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो मिस्टर यशवर्धन सिन्हा है। उनके साथ 10 इंफॉर्मेशन कमीशन रहते हैं। ये कभी संख्या बढ़ती घटती रहती है। आज की डेट में 7-8 ही हैं, 10 भरे हुए नहीं हैं। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, तो उसी ढंग से होता है जैसा कि अभी बता रहे थे आपको। बैक करें आगे पर, नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ, ठीक है। उसमें ऐसा ही होता है जैसा अभी हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्शन कमीशन का होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, नॉमिनेटेड बाय पीएम। ये 3 लोग मिलकर उसकी नियुक्ति करते हैं। यही नियुक्ति वो भी करते हैं, 10 इंफॉर्मेशन कमीशन का भी यही नियुक्ति करते हैं, ये कमेटी करती है। जो चीफ इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है वो उससे अपेक्षा की जाती है कि वो लॉ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छी इनकी पकड़ है, अच्छी उनकी जानकारी है। अभी जो यशवर्धन सिन्हा हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं और इनको एडमिनिस्ट्रेशन का और इंटरनेशनल पॉलिसी की बहुत अच्छी पकड़ है और सरकार ने इन्हें बनाया है। इसके लिए जरूरी है कि वो किसी भी सदन का एमपी न हो, ना एमएलए हो। अगर है तो उसे रिजिग्नेशन देना पड़ता है। किसी लाभ के पद पर न हो, जनरली रिटायर्ड को बनाया जाता है या उनसे रजिस्ट्रेशन देकर बनाया जाता है। किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हो, कोई ऐसा कोई बिजनेस नहीं कर रहा हो जो इस पोस्ट से जुड़ा हुआ हो, मतलब निष्पक्ष होना चाहिए कुल मिला जुलाकर, ताकि सही निर्णय ले सके। तो जैसे मैंने बताया कि 2005 में इसका गठन हुआ, 12/10/2005 से ये काम शुरू हुआ है ये। और पहले जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे थे मिस्टर वजाहत हबीबुल्लाह थे फर्स्ट। वाजहत हबीबुल्लाह 2005 में जो बने थे। वर्तमान में यशवर्धन सिन्हा हैं और एक महिला जो बनी थी बीच में, मिसेज दीपक सोंधी नाम था उनका महिला का। पंजाब में महिलाओं का नाम लड़कों का नाम एक ही सा रहता है। तो हम पंजाब में रहे हैं बहुत दिन, पाटियाला में हम थे। तो एक दिन पूछा यार ऐसा, तो हमने पूछा भाई इस तरह नाम आप लोग कॉमन रहता है, मंजीत है, दोनों का नाम रहेगा, लड़का लड़की दोनों का। तो हमने समझने में दिक्कत होती है यार क्या है। तो उनका लेकिन अप्रोच बहुत अच्छा है। अप्रोच उनका ये है कि हम लड़का और लड़की को बराबर समझते हैं और हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, मतलब कि समानता की बात करते हैं, इसलिए हम नाम बराबर एक ही ऐसा रखते हैं। तो
और ये शुरुआत बहुत पुरानी है वहाँ पंजाब में। तो पंजाब में इतना भेदभाव नहीं है लड़का लड़की जिस तरह की दूसरे जो पिछड़े हुए राज्य हैं वहाँ हैं, उस तुलना में पंजाब बहुत आगे है। वहाँ पंजाब की लड़कियाँ खेतों में अच्छा काम करेंगी, सब काम करते हैं जो लड़के करते हैं। तो वहाँ नाम भी इसी तरह रहता है कि इसके पीछे से है कि जन्म से लड़कियाँ जब उसको वो जागृत मतलब वो कुछ बड़ी हो, उसे मालूम होना चाहिए कि हम बराबर हैं लड़कों के, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। इसलिए इसका नाम दीपक सोंधी है। चलिए आगे बढ़े। ये 5 साल तक का इनका कार्यकाल रहता है, या 65 साल जो पहले हो जाए। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का 65 साल अधिकतम उम्र है, और नहीं तो 5 साल का कार्य, दोनों में जो पहले हो जाए। फिर दोबारा उनकी नियुक्ति नहीं होती है। लेकिन इंफॉर्मेशन कमिश्नर है तो उसको प्रमोट करके उसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जा सकता है। लेकिन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को दोबारा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं बनाया जा सकता है। अब इनके अगर लगता है इनके खिलाफ कुछ शिकायतें होती है भ्रष्टाचार की या मिसकंडक्ट की या मिसबिहेवियर की, तो प्रेसिडेंट हटा सकते हैं उन्हें, क्योंकि इसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी पीएम ही हो, प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो पहले तो उनको रेफर करना पड़ेगा, जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाता है कि एससी को रेफर करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को रेफर करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के कोई जज उसको जांच करेंगे, जांच करने पाया जाता है कि वो सही है, शिकायत सही है, तो उसके आधार पर प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, हटाना बाध्य नहीं है। मैंने आपको उदाहरण भी दिया था एक जी, अब जब इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही थी तो मैंने बताया था कि क्या नाम था उसका, चलिए ठीक है, कैन सेल नहीं है, एससी की जांच होने के बाद ही पता चले कि वो करप्ट है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे हटाने के लिए बाध्य नहीं है। इसी तरह का एक केस था, नाम का याद नहीं आ रहा है, तो इलेक्शन कमिश्नर थे, वो प्रमोट होकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने वाले थे, और वो सोनिया गांधी के बहुत खास थे, कांग्रेस के। तो उस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने रिकमेंड किया कि इनको हटा दिया जाए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से बहुत जुड़े हुए हैं। उस समय प्रतिभा पाटिल थी प्रेसिडेंट, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी थी। बाद में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, वो नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। इनका मेन काम तो ये रहता है कि अपीलेट अथॉरिटी होते हैं ये। जैसे मान लीजिए कि मेरे ऑफिस की बात करें, मेरे ऑफिस में एक लोक सूचना अधिकारी होते हैं। हम अपने उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक लोक सूचना अधिकारी है, तो वो है हमारी एक डिप्टी कमिश्नर है दिव्या अवस्थी। उसके पास कोई भी आवेदन लगाएगा कि मेरे ऑफिस की जानकारी कोई आवेदक लगाता है कि हमको इस फाइल की या इसकी नकल चाहिए, वो फिर दे देती है, 15 दिन के अंदर देने का है, ऐसा कुछ नियम रहता है उसमें। और मान ली वो किसी कारण से नहीं दी, खारिज कर दी उसके आवेदन को, या कुछ नहीं जवाब दी, तो मेरे पास अपीलेट अथॉरिटी हम है, ठीक है। तो हम मेरे पास वो अपील करेगा आवेदक कि भाई दिव्या अवस्थी ने दी नहीं, तो आप दीजिए हमें। तो फिर हम विचार करके दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, कुछ ग्राउंड के आधार पर। अगर हम दे देते तो अच्छी बात है, अगर मान लो नहीं दिए तो उसकी अपील वो राज्य सूचना आयोग को करते हैं, सेकंड अपील करते हैं। उसी तरह इनके यहाँ मेनली काम अपील का होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं उसमें अगर कोई नकल नहीं देता है किसी कागज का, किसी डॉक्यूमेंट का, तो इस सेकंड अपील इनके पास होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। मेन काम ये है। अगर वो नहीं देते तो इनको अधिकार है उस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का रिकमेंड करते हैं। ये फाइन इम्पोज कर सकते हैं, करते आए दिन पढ़ते होंगे कि 25,000 जुर्माना लगा, 50,000 जुर्माना लगा। इसके अलावा इनको ये भी अधिकार है, किसी मामले की जांच कर सकते हैं ये। इनको सिविल कोर्ट की अधिकारता है, सिविल कोर्ट के जज को जो अधिकार होते हैं किसी को समन करके बुलाना, वारंट जारी करना, वारंट अगर नहीं आते हैं तो अरेस्ट करके बुलाना, इस तरह के अधिकार उनको सिविल कोर्ट के रहते हैं।
इस कमिश्नर को, वही चीज़ का उल्लेख है इसमें। फिर अपने ये रिपोर्ट जो साल भर में जो काम करते हैं कि आप कितने हमने आवेदन का डिस्पोजल किया, कितने आवेदन आए थे, किस ऑफिस के कितने आए थे, इसकी रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को देते हैं और फिर वो पार्लियामेंट में भी रखा जाता है। सैलरी वगैरह के बारे में मैंने बार बार कहा है कि चूंकि सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाता है, संविधान में संशोधन हो जाता है, तो ये चेंजेज होते रहते हैं, तो इस पर ज़्यादा जोर न दें। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को एक सैलरी मिलती है और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं जो 10 हैं, उसमें उनको इलेक्शन कमिश्नर के बराबर मिलता है। सुविधाएं वगैरह सब उसी तरह है। और नियुक्ति के समय जो उनको दे दिया जाता है उसको बीच में आप घटा नहीं सकते हैं। मेन यही है। आगे बढ़ें।